नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। दोस्तों, आज की जो कहानी मुझे शेयर किए हैं उनका नाम जय कुमार है। जय कुमार जी गाज़ियाबाद में रहते हैं और ये घटना 2013 की है। जय कुमार जी की शादी हो रही थी और उसी दौरान ये घटना इनके साथ हुई थी, लेकिन गाज़ियाबाद में नहीं, उनके होम टाउन बिहार में। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार है। मैं गाज़ियाबाद में परिवार सहित रहता हूँ। ये जो मेरे साथ में घटना हुई थी मेरी शादी के दौरान। मेरी शादी नज़दीक आ गई थी और बात है 2013 की। मैं उस टाइम गांव में रहा करता था, बिहार में। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मैं था। मेरे से 2 बड़ी बहनें थी और उनकी शादी ब्याह हो चुका था। वो अपने ससुराल में रहती थी। जो हमारे घर का देखभाल कर रहे थे वो मेरे मामा जी थे। पिताजी की तबीयत खराब होने के बाद मेरे मामा जी ने मेरी घर की सारी जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले लिया था। मुझे पढ़ाना लिखाना, घर का खर्चा वगैरह सब वही किया करते थे। और ये जो मेरी शादी तय किए थे उन्हीं के निर्देश पर हुआ था। अब शादी तो तय हो चुका था और करीब होता जा रहा था। मामा जी तो अपने काम पर जाते रहते थे और 2 महीने में हमारे गांव आया करते थे। वो भी 9:30 बजे वाली ट्रेन से, जो रात को 9:30 बजे हमारे स्टेशन पर आया करती थी। उनका जो वर्क था हमारे गांव से दूरी पर था और जब वो अपना ऑफिस बंद हो जाता तब वो ट्रेन में आकर के बैठते थे और 9:30 बजे तक हमारे स्टेशन पर उतर जाया करते थे। अब जो मेरा घर का काम था, शादी ब्याह का, मैं अकेला ही अपना संभाल रहा था। हालांकि पैसे वैसे तो सब मामा जी ने दिए थे और जो भी घर का काम था मैं खुद ही कर रहा था। टीका उका सब हो चुका था। बारात में अब 2 दिन रह गया था और मेरी मामा जी से बातचीत चलती रहती थी फ़ोन के द्वारा। मामा जी कह रहे थे कि देखो, ऑफिस का कुछ काम चल रहा है और उसमें मैं लगा हुआ हूँ। मुझे ज़्यादा छुट्टी तो नहीं मिलेगी। हाँ, मैं 2 दिन पहले ज़रूर आ जाऊँगा। यानी कि ठीक है मामा जी, आपके बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। जितना आपने बताया था उतना काम तो मैंने कर दिया हूँ, लेकिन अब जो करना है आपको करना है। मामा जी कहने लगे, चिंता मत करो, मैं 2 दिन पहले ही पहुँच जाऊँगा। जो भी बकाया काम है मैं सब करवा दूँगा। आज शाम को मामा जी ट्रेन में बैठने वाले थे ऑफिस के बाद में। उन्होंने मुझे फ़ोन पर बता दिया था। आज जब भी आते थे तो मैं अपनी बाइक लेकर के स्टेशन पर पहुंच जाया करता था। कभी कभी ट्रेन तो 9:30 बजे आ जाती थी और कभी कभी लेट भी हो जाती थी। और जब तक हमारे मामा जी का ट्रेन नहीं आ जाती मैं उस जगह से हिलता तक नहीं था, चाहे रात का 10 बजे या 11 बजे। और आज भी मेरे साथ में ऐसे ही कुछ हो रहा था। मैं निश्चित टाइम पर मामा जी को लेने स्टेशन की तरफ निकल पड़ा था। मैं जानता था कि 9:30 बजे से पहले तो ट्रेन आनी नहीं है और मैं अपना टाइम देख करके चल पड़ा था। वो अंधेरी रात थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। आसपास में रोड पर कोई भी वाहन अब दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ सन्नाटा जैसा पसरा हुआ है। आज जो हमारे गांव का रोड था वैसे भी शाम के बाद में वीराना
होने लगता था। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो 9:30 के आसपास का टाइम हो चुका था। स्टेशन हमारा छोटा ही था, विशेष कोई बड़ा नहीं था। और वहाँ पर एक पान की दुकान खुला हुआ था, वहाँ लाइट जल रही थी। वही एक दुकान थी जो देर रात तक खुली रहती थी, और जब 9:30 बजे का ट्रेन चली जाती थी तो वो दुकान बंद कर देते थे। मैं उस दुकान के पास में अपनी बाइक लगा करके और उनसे बातचीत करने लगा। अब करीब करीब आधा घंटा से ऊपर हो चुका था और ट्रेन का अभी कहीं आता पता नहीं था। और वो तब तक वो अपना दुकान बंद करने लगे। मैंने बोला, चाचा आप तो ट्रेन आने के बाद ही दुकान बंद करते हो, आज जल्दी कैसे बंद करने लगे? वो कहने लगे, बेटा 2-3 दिन से ट्रेन बहुत लेट आ रही है, कभी 11 बज जाता है, कभी 11:30 बज जाता है। मैं अब कितना इंतज़ार करूँगा, आज मैं दुकान बढ़ा रहा हूँ, जल्दी मैं घर जा रहा हूँ। अब वो अपनी दुकान बढ़ा चुके थे। अब बाइक तो वहीं छोड़ दिया था, क्योंकि पास में ही प्लेटफार्म था। और प्लेटफार्म पर देखने लगा, 1-2 ट्यूबलाइट जलती हुई दिखाई दे रही थी। सिग्नल देखा तो अभी सिग्नल था ही नहीं, रेड था। मतलब अभी जो वो हमारी ट्रेन आने वाली थी मामा जी की, वो पता नहीं था। मैंने मामा जी को फ़ोन मिलाया ताकि पता कर सकूं कि आप कहाँ तक पहुँचे। फ़ोन तो मिल गया, मामा जी ने फ़ोन भी उठा लिया, लेकिन आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही थी। हाँ, इतना वो जरूर बोले कि मैं ट्रेन में हूँ, इतना तो साफ सुनाई पड़ा था। लेकिन मैं पूछा कि कब तक आ जाएंगे, बोले कि बस ट्रेन में हूँ, और फ़ोन कट गया। शायद ट्रेन के अंदर में टेलीफोन का, मोबाइल का सिग्नल नहीं आ रहा था। अब फिर मैं दोबारा मिलाने लगा ताकि स्पष्ट बात हो सके कि कितनी देर में पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका फ़ोन नॉट रीचेबल आने लगा। अब मैं स्टेशन पर एक पेड़ के पास में जो गोल सा बना हुआ था, और उसी गोलाई के जो सीमेंट का बना हुआ था, चबूतरा सा, और उस पर मैं जा कर के बैठ गया। मैं अब इंतज़ार कर रहा था कि कब ट्रेन आएगी और कब हम मामा जी को लेकर के अपने गांव जाएंगे। लेकिन ट्रेन का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मैं करीब आधा घंटा और इंतज़ार कर लिया था, और तभी मुझे लगा कि मैं जहाँ पर बैठा हुआ हूँ वो एक पेड़ था, और पेड़ के बीचों बीच वो गोलाई बना करके चबूतरा बनाया गया था, और पेड़ बिना हवा के हिलने लगा था। पहले तो धीरे धीरे हिला, मैं समझा कि हवा चल रहा है, लेकिन वो हवा तो कहीं चल नहीं रहा था, सिर्फ पेड़ हिल रहा था। और फिर अचानक तेज तेज वो पेड़ हिलने लगा। मैं घबरा करके उठ गया उस जगह से और देखने लगा कि आसपास के पेड़ तो बिल्कुल शांत है, और ये पेड़ क्यों ज़्यादा तेज़ी से हिल रहा है, रीज़न क्या है? लेकिन उस जगह पर अंधेरा था, और पेड़ पर क्या हो रहा था मुझे कुछ मालूम नहीं था। मुझे लगा कि कोई बंदर उंदर तो नहीं चढ़ गया है पेड़ के ऊपर में और पेड़ को हिला रहा हो, क्योंकि खास करके बंदर ऐसा ही करते हैं। लेकिन रात का टाइम था, और रात में तो बंदर ऐसा बर्ताव नहीं करते, वो तो दिन के टाइम में ही ज़्यादा करते हैं। फिर मैं कुछ देर देखता रहा, फिर पेड़ हिलना बंद हो चुका था। अब मैं फिर उसी चबूतरे पर जा कर के बैठ गया। मैं उस पर विशेष कोई ध्यान नहीं दिया था। मैं फिर देखा सिग्नल की तरफ, तो सिग्नल अभी भी रेड था, मतलब ट्रेन अभी दूर थी, और तभी सिग्नल नहीं हुआ था। और अचानक जैसे लगा कि मेरा कोई गला पकड़ लिया हो। मैं हड़बड़ा करके जब पीछे मुड़कर देखा कि ये गला कौन मेरा पकड़ रहा है, मैं पीछे जैसे मुड़ा तो देख रहा हूँ कि उस पेड़ के ऊपर में एक काले रंग की औरत मुझे दिखाई दी, जिसकी आंखें एकदम लाल अंगारे की तरह दहकती हुई नज़र आ रही थी।
चेहरा तो बिल्कुल काला था, लेकिन लग रहा था कि बहुत भयानक है। और वो अपना उल्टी लटकी हुई थी पेड़ पर, अब अपने हाथों से, दोनों हाथों से मेरे गला को पकड़ लिया था। अब ये देखते तो मेरे शरीर का खून जम चुका था। मैं तो बिल्कुल डर गया था कि ये क्या हो रहा है, कौन है ये औरत। ये मैंने कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था, सुना जरूर था, लेकिन आज तो मैं अपनी आंखों से देख रहा था। और मैं एकदम डर करके कांप रहा था और कुछ गले से आवाज़ निकल भी नहीं रही थी, मैं इतना डरा हुआ था। और वो औरत जो उल्टी लटकी हुई थी पेड़ पर, अब अपनी हाथ जो मेरे गले पे डाल रखी थी, दोनों हाथ, और पेड़ के ऊपर खींचने लगी थी। मैं अब जो बैठा हुआ था, अब वो मुझे ऊपर खींच चुकी थी। मैं अब हवा में झूल रहा था और लग रहा था कि मेरा गला एकदम, जो सांस है वो रुक जाएगी, मेरी मौत हो जाएगी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं चिल्ला नहीं पा रहा था। ना जाने मेरे साथ में क्या हो गया था। और वो औरत अब हंसने लगी थी, धीरे धीरे हंसी उसका बढ़ता जा रहा था। और ऊपर से वो पता नहीं कौन सा राल जैसी टपका रही थी। मैंने महसूस किया कि वो राल नहीं है, वो गाढ़ा गाढ़ा सा खून था जो मेरे सर पर टपक रहा था और मेरे आंखों के अंदर अब जा रहा था। कुछ देर में लगा कि मैं अब मर जाऊंगा, ऐसा मेरा हालत हो चुका था, सांस लिया नहीं जा रहा था। और तभी जैसे कोई उस जगह पर प्लेटफार्म पर आ गया हो। मैं देखा कि वो जो केबिन का सिग्नल वाला था, अपनी लालटेन लेकर के और हमारी तरफ आ रहा था। जैसे ही लालटेन लेकर के वो पेड़ के पास में पहुंचा, और उसी वक्त वो चुड़ैल मेरा गला छोड़ दिया। अब मैं नीचे चबूतरे पर धड़ाम से गिर गया। वो जो लालटेन लेकर के जो केबिन वाला था, रेलवे का कर्मचारी, मुझे गिरता देख वो भी हड़बड़ा करके दो कदम पीछे हट गया था कि ये क्या हुआ। अचानक यहाँ पर कोई था नहीं, और कैसे क्या बंदा कहाँ से गिर पड़ा। और वो डरा हुआ दिख रहा था। अब मैं जिंदा तो था, लंबी लंबी सांस ले रहा था ताकि मैं अच्छी तरह से सांस ले सकूं। और वो रेलवे का कर्मचारी जो अपने हाथ में लालटेन ले रखा था, वो आश्चर्य से मेरी तरफ देखे जा रहा था। वो एजेड व्यक्ति था, करीब 50 के ऊपर के आसपास की उसकी उम्र थी, मुझे ऐसा ही लग रहा था। और तभी वो बोल पड़ा, अरे भाई तुम कौन हो, और तुम वो पेड़ के ऊपर में क्या कर रहे थे, पेड़ से कैसे गिर गए नीचे। अब मैं अपने सांसों पर नियंत्रण कर चुका था, और मैं उठ करके खड़ा हुआ और पेड़ की तरफ देखने लगा, लेकिन पेड़ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं जल्दी जल्दी उसको अपनी घटना को बताने लगा कि मेरे साथ में क्या क्या अभी हुआ है। और जैसे ही उस कर्मचारी ने घटना सुना, मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आगे की तरफ खींचने लगा। और खींचते हुए जब दूर निकल गया उस पेड़ के पास से, तब कहने लगा, अरे भाई उस पेड़ के पास तुम क्यों बैठे थे, और भी अकेले में। मैं बोला कि हमने तो कुछ नहीं जाना था कि यहाँ पर भूत प्रेत रहता है, कोई चुड़ैल रहती है, मुझे तो अंदेशा नहीं है। मैं तो हर महीने आया करता हूँ, मेरे मामा जी ट्रेन में आने वाले हैं। वो कहने लगा कि भाई कभी कभी ऐसी घटना मुझे देखने में आती है, सुनने में आती है। वो जो चुड़ैल है उस पेड़ पर जो रहती है, वो जो भी पैसेंजर इस चबूतरे पर एकांत में बैठने की कोशिश करता है या बैठता है, उसको वो मारने की कोशिश करती है। वो पेड़ से उल्टी लटक जाती है और उसका गला पकड़ करके पेड़ पर खींच लेती है। लेकिन अभी तक कोई मरने का घटना तो आया नहीं है। हाँ, वहाँ पर कई लोग बेहोश पाए हुए जरूर पाए गए हैं। अब मैं सारा कहानी समझ चुका था कि जो ये रेलवे के कर्मचारी बता रहा है, ऐसे ही मेरे साथ में घटना हुई थी। और तब तक
ट्रेन का सिग्नल हो चुका था और कुछ ही देर के बाद में वो ट्रेन पहुंच गई। मामा जी मुझे अब ट्रेन से उतरते हुए दिखाई पड़ गए थे। अब मैं जल्दी से उनके पास पहुंच गया था। मैं अभी भी डरा हुआ था, चेहरा पीला पड़ा हुआ था डर के मारे। अब मामा जी कहने लगे, क्या हुआ तेरे साथ में, ये तू इतना डरा हुआ क्यों देख रहा है बेटा। अब मैं मामा जी को सारी बात बताया और वो घटना सुनकर के मामा जी भी चुप रह गए थे, कुछ नहीं बोले। आप बोले कि जल्दी से चलो घर की तरफ। अब वो जो पेड़ था हमारे रास्ते में आ रहा था। अब मामा जी बोले, नहीं उस पेड़ की तरफ से नहीं, हम दूसरी साइड से चलेंगे, दूसरी रेल की पटरी से। और वैसे ही हमने किया। उस पेड़ से हम दूरी बना करके अपने बाइक के पास पहुँचे। और फिर हम घर पहुँच गए थे मामा जी के ले करके। लेकिन जब घर पर पहुँचे, अब हमें तबीयत हमारी ख़राब होने लगी थी। बुखार तेज़ी से चढ़ने लगा था। अब कुछ ही टाइम में मुझे लगा कि मेरा शरीर बिल्कुल हल्का होता जा रहा है और बिल्कुल चक्कर से आने शुरू हो गए थे। मामा जी को तो मैं सारी घटना बता चुका था और मामा जी अब परेशान सा दिख रहे थे। मेरी माँ को भी बता रहे थे कि इसके साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है, लग रहा है कि इसके ऊपर में वो चुड़ैल सवार हो चुकी है। पिताजी भी ये सब देख कर के परेशान थे और तब तक मैं अपना होश खो बैठा था। अब उसी रात में मामा जी माँ मिल कर के और हमारे गांव के जो ओझा थे, गुनी थे, उनको बुला करके लाया गया। वो काफ़ी मशक्क़त के बाद में उस चुड़ैल को मेरे ऊपर से उतार पाए थे, जिसमें सारा रात लग चुका था। जब मेरी आँख खुली, मैं होश में आया पूरी तरह से, तो सुबह हो चुकी थी। जब मैं पूरा तरह से आँख खोल दिया और सबको लगा कि मैं अब स्वस्थ हूँ, तो सबके चेहरे पर जो खुशी थी वो झलक रही थी। मेरी माँ, अब मैं देख रहा हूँ, वो बिल्कुल हंसी खुशी थी। मामा जी के चेहरे पर मुस्कान थी, पिताजी के चेहरे पर भी ऐसा ही मुस्कान थी। अब मेरे मामा जी कहने लगे कि बेटा, तेरे चक्कर में पूरा रात काली हो चुका है, लेकिन भगवान का कृपा है कि उस चुड़ैल से तुझे जल्दी मुक्ति मिल गई। नहीं तो वो चुड़ैल जिसके ऊपर में सवार हो जाती है, वो मार कर ही दम लेती है, ऐसा ये गांव का तुम्हारा ओझा कह रहा था। अब मैं तो स्वस्थ हो गया था और अब जो हमारे घर का काम था उसमें हम लोग भाग लेने लगे थे। अब टाइम बहुत कम बचा था। अब मैं इस घटना को लगभग भूल ही चुका था कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ था उस काम के बोझ के कारण। लेकिन जब भी मैं रात में सोता था तो ऐसा ही सपना मुझे आता था। लग रहा था कि मैं उसी पेड़ के पास में हूँ और वो चुड़ैल उल्टी लटकी हुई मेरा गला को पकड़ करके वो पेड़ के ऊपर में खींच रही है। और मैं रात में उठ करके बैठ जाता, डर जाता और फिर मुझे नींद नहीं आती थी। अब इतना टाइम नहीं था कि हम लोग ओझा गुनी के पास जाएं, दोबारा से अपने को चेक कराएं, क्योंकि अब बारात का टाइम हो चुका था जाने का। शादी वादी हो गई मज़े से, मेरी पत्नी घर आ चुकी थी और पहले ही रात को जब हम लोग सोए हुए थे, ऐसा ही सपना फिर मुझे दिखाई दिया जब मैं गहरी नींद में था। अब मैं चिल्लाने, बचाओ बचाओ बचाओ। और तब पत्नी मेरे को जगाने लगी कि क्या हुआ जी, आपको क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं। और फिर मेरी नींद खुल गई थी। वो सपना ही था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं उसी पेड़ के पास में अभी भी खड़ा था वहाँ पर, और चुड़ैल मेरा गला पकड़ करके ऊपर खींच रही है। अगले दिन सुबह में मैं माँ से बताया कि माँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा सपना आ रहा है। फिर माँ मुझे उसी ओझा के पास में ले गई और ओझा ने बोला कि कोई बात नहीं, इस सपना से भी मैं मुक्ति दिला दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा।
हफ्ते में हम 2 दिन उसके पास जाते थे और वो तंत्र मंत्र करता था और फिर मुझे एक ताबीज़ भी बना करके दिया था। बोला अपने गले में या अपने दाहिने हाथ में इसको हमेशा बांध के रखो। और वही मैं किया था। इसमें टाइम तो ज़रूर लगा था, महीना दिन के आसपास में, लेकिन फिर वो सपना आना बंद हो गया था। अब इसके बाद में हम लोग बिल्कुल उस घर में शांति से रहे थे। और साल भर के बाद हम पूरा परिवार, मामा जी ने हमें गाज़ियाबाद में शिफ्ट करा दिया था। मुझे वहाँ पर एक नौकरी मिल गई थी और फिर मैं अपनी पत्नी को, माँ को, पिताजी को अपने साथ ही रख लिया था। लेकिन पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, मेरी माँ ज़रूर है और मैं उनकी देखभाल अच्छी तरह से करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ घटना है, आप मुझे भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी मैं डाल रखा हूँ जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद ज़रूर उठाइएगा। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन इसी तरह की एक घटना में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।